फ्रेंड्स, आज हम तत्पुरुष समास करेंगे। हमारी समास की व्याकरण के टॉपिक है समास, उसकी सीरीज चली हुई है अव्ययभाव द्विगु द्वंद्व क्रमधारय समास। हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले एक बार उनको देखें, फिर हम तत्पुरुष समास करेंगे। तो आज हम तत्पुरुष समास शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रधान है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। जहां उत्तर यानी कि बाद का पिछला पद प्रधान हो, आप कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान हो, पिछला कहें या बाद का पद प्रधान हो, और दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाए, यानी कि जब हम इन पदों को जोड़ते हैं तो बीच में विभक्ति आती है, वो लोप हो जाए। दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाए, लोप यानी कि गायब हो जाए, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। हो जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो ये इसकी तत्पुरुष समास की परिभाषा है, यानी कि इसके अंदर उत्तर पद बाद का पिछला पद प्रधान होगा। और कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों के अंदर उत्तर पद यानी कि बाद का पिछला पद प्रधान होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं वो तत्पुरुष के ही पार्ट माने गए हैं। तत्पुरुष से ही कर्मधारय और द्विगु का एक तरह से निर्माण माना जाता है। या हम कह सकते हैं तत्पुरुष के दो भेद हैं, उपभेद हैं। कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। तो अब मैंने यहाँ बात की बीच की विभक्ति। अब इस विभक्ति का अर्थ क्या है? विभक्ति को हमें कारक चिन्ह कहें, विभक्ति चिन्ह कहें या परसर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो विभक्ति होती है किसकी? कारक की, तो आप इसको कारक विभक्ति कहें। इसी को परसर्ग भी कहा जाता है, या हम कारक चिन्ह कहें, कारक का चिन्ह यानी कि सिंबल कहें। तीनों का मतलब एक ही है। एक होता है बच्चों उपसर्ग। उपसर्ग कौन? जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। एक होता है परसर्ग। परसर्ग यानी कि विभक्ति किसकी? कारक की विभक्ति। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस देखना है, ध्यान रखना है। उपसर्ग और परसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो कारक चिन्ह कहें, कारक विभक्ति कहें या हम कहें परसर्ग, तीनों का अर्थ एक ही होता है। अब कारक के कितने यानी कि कारक के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। लेकिन हम तत्पुरुष समास में जो विभक्ति हैं किसकी? कारक की, उनका ही प्रयोग करेंगे। लेकिन कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, 8 का 8 प्रयोग नहीं करेंगे। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर यानी कि कारक की विभक्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष समास का जो पहला पार्ट जिसको माना गया है, तो वो कौन सा समास होगा, कौन सा पार्ट होगा? जैसे हम कहते हैं ना, कारक के जो सिंबल हैं, कारक के जो भेद हैं वो 8 प्रकार के हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव। फिर हम क्या कहते हैं? संबंध काके की, अधिकरण में पर, और लास्ट में बात करते हैं संबोधन हे अरे। हम समास जब करेंगे कौन सा? तत्पुरुष समास, तो पहली और 8वीं यानी कि इन विभक्तियों को छोड़ देंगे। यानी कि हम कर्ता के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही हम संबोधन के बारे में बात करेंगे। हम दूसरे से लेकर 7वें तक यानी कि जो बीच के 6 पद हैं, जो 6 भेद हैं, उनको हम तत्पुरुष समास के अंदर सीखेंगे। अब इसका रीज़न क्या है? बच्चों को ये तो पता होता है कहाँ से शुरू करते हैं? कर्म तत्पुरुष से, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता होता। तो वो देखिए वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कर्ता कारक विभक्ति क्या है? कर्ता ने। तो कर्ता होता क्या है? कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता यानी कि काम को करने वाला, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में जिसको हम लेते हैं। तो जो कर्म को करने वाला है तो वो होगा क्या? एक पद से वो बना होगा। जैसे हम कहें राम श्याम गीता सीता, तो क्या इन शब्दों में समास हो सकता है? नहीं हो सकता। और एक और बात है, हमने स्टार्टिंग में बताया था समास की जब परिभाषा लिखी थी, तो समास 2 पदों से मिलकर बनता है और नाम के अंदर तो
एक ही पद माना गया है तो उसके अंदर समास नहीं हो सकता। तो क्लियर है बात है। तो कर्ता यानी कि कर्ता ने, जो काम को करने वाला है, कोई पर्सन, कोई आदमी, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो कारक के भेद में तो हम किसका, कर्ता का जिक्र जरूर करेंगे। कारक का पहला भेद ही कौन सा है, कर्ता कारक जिसकी विभक्ति ने है। लेकिन समास हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके दूसरे पार्ट से। कर्ता ने को छोड़ देंगे, कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति क्या होगी, को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कर्ता के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्ता किसके अंदर होता है, एक वाक्य के अंदर होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कर्ता एक वाक्य के अंदर होता है, लेकिन समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। सिंपल सी साधारण सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो कर्ता, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कर्म तत्पुरुष की। तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, कर्ता ने को छोड़ देंगे कर्म। जो कर्म तत्पुरुष है इसी को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा गया है। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, को। इसी को द्वितीय तत्पुरुष का नाम भी दिया गया है। कई बार आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, भाई कोई भी शब्द लेके चले, जैसे हम कह दे तुलसीकृत, तो इस शब्द के अंदर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है या इस शब्द में कौन सा समास है। तो वहाँ लिखा होता है द्वितीय है, तृतीय तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है कि षष्ठी तत्पुरुष है। तो वो आपको ध्यान रखना है। ये तत्पुरुष समास के हिसाब से तो पहला भेद है, लेकिन ये द्वितीय तत्पुरुष है क्योंकि ये विभक्ति कारक की दूसरी है। तो कर्ता ने छोड़ दिया कर्म को, कौन सा समास हो गया, द्वितीय तत्पुरुष। अब इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे वो देखिए। जैसे हम कहें ग्रामगत, परलोक गमन, चिड़ी मार, या हम कहें स्वर्गगत, या हम कहें पॉकेट मार, पॉकेट मार, या जैसे हम कहें गगनचुंबी, गगनचुंबी, या हम कहें मरणासन। ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं, कर्म तत्पुरुष के हैं। या जैसे हम कहें, एक सिंपल सा शब्द लेकर चलते हैं और ग्रामगत हो गया, जैसे परलोक गमन, चिड़ी मार, स्वर्गगत, ये शब्द हैं। हम जैसे कहते हैं ग्रामगत, अब इसका विग्रह करके देखेंगे। ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं इन सब का जो विग्रह है वो किसके आधार पर होगा, कर्म तत्पुरुष के आधार पर होगा। तो सबसे पहले जैसे बात करें ग्रामगत, तो ग्रामगत का अर्थ क्या होगा, ग्राम को गया। तो ग्रामगत का अर्थ क्या होगा, ग्राम को गया। अब इसके हम यहाँ पर जो विग्रह है वो भी लिख देते हैं। ग्रामगत का अर्थ क्या है, ग्राम को गया, ग्राम को गत, गत मतलब गया। परलोक गमन का अर्थ क्या होगा, परलोक को गमन, परलोक यानी कि दूसरे लोक को गमन। चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, फिर वही बात हो गई, गत यानी कि गया। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मरणासन, मरने को आसन। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक शब्द होता है ये और एक शब्द होता है ये, दोनों में डिफरेंस देखिए। एक है आसन, आसन यानी कि बैठने का स्थान। हम कहते हैं ना आइए आसन ग्रहण कीजिए, तो आसन यानी कि बैठने का स्थान। एक होता है आसन्न, आसन्न का मतलब होता है के निकट, के पास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मरणासन, तो मरने के बिल्कुल निकट है, तो मरने को आसन। तो यहाँ भी विभक्ति में क्या आ जाएगा, मरणासन में मरने को आसन, मरने को आसन यानी कि वो आदमी मरणासन है, बिल्कुल मरने को बैठा है, तैयार है। तो ये शब्द किसके अंदर आ गए, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण ये माने गए हैं। आगे हम बात करते हैं तृतीय तत्पुरुष यानी कि कर्ता ने कर्म को। अब हम बात करेंगे करण, करण की विभक्ति क्या होगी, से या के द्वारा। वो देखते हैं, वो शब्द यहाँ फिर हम लिखेंगे। अगला कौन सा है हमारा, कर्ण तत्पुरुष।
करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। इसको हम क्या कहेंगे? तृतीय तत्पुरुष। इसको क्या कहा गया है? तृतीय तत्पुरुष। अब देखते हैं तृतीय यानी कि तीसरा विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। इसके अंदर किन शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे? जैसे कष्ट साध्य, तुलसीकृत, या हम कहें सूर रचित, या हम कहें मदांध, ऋण युक्त, रोगग्रस्त या रोग पीड़ित भी कह सकते हैं। रोगग्रस्त, रोग पीड़ित, या हम कहें चलिए इनको देखते हैं। या हम कहते हैं अनुभवजन्य, हैदराबाद, हैदराबाद, या हम कहें अनुभवजन्य, ये शब्द देखते हैं। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य का अर्थ क्या होगा? कष्ट से साधा हुआ, कष्ट से संपन्न किया गया। तुलसीकृत, तो तुलसीकृत का विग्रह क्या होता है? तुलसी के द्वारा कृत यानी कि रचित, तुलसी के द्वारा कृत। सूर रचित, तो सूरदास के, यहाँ सूर से अर्थ क्या होगा? सूरदास, तो सूरदास के द्वारा रचित। क्लियर है बात? मदांध, मदांध का अर्थ क्या है? मद यानी कि नशा, घमंड, मद मैंने शराब, तो मद से अंधा, तो आंध यानी कि अंधा, तो मद से अंधा। मद का अर्थ क्या है? शराब है, घमंड है, तो मद से अंधा। ऋण युक्त, तो हम क्या कहेंगे? ऋण से युक्त या ऋण के द्वारा युक्त, यानी कि उस ऋण युक्त का अर्थ क्या होगा? उसके अंदर ऋण है यानी कि किसी ने कर्ज ले रखा है। रोगग्रस्त, तो हम क्या कहेंगे? रोग से ग्रस्त, या आप कह सकते हो रोग पीड़ित, रोग के द्वारा पीड़ित, रोग से पीड़ित। क्लियर है बात? हाँ जी। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद, तो हैदराबाद का अर्थ क्या होगा? हैदर के द्वारा आबाद, आबाद यानी कि बसाया हुआ, इसलिए हैदराबाद का नाम हैदराबाद है। क्यों? क्योंकि उसको हैदर अली ने बसाया था। अनुभवजन्य, तो अनुभव से जन्मा, या आप कह सकते हो अनुभव के द्वारा जन्मा, पैदा हुआ। कोई चीज़ एक्सपीरियंस से मिले तो उसको हम क्या कहते हैं? भाई ये चीज़ क्या है? अनुभवजन्य है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। अब हम बात करते हैं तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा हमारा पॉइंट कौन सा होगा? संप्रदान। इसकी विभक्ति क्या है? के लिए, और ये कौन सा होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। वो देखते हैं इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल होंगे, यानी कि जब हम इन शब्दों का, इसके अंदर वो शब्द आएंगे जब हम उनका विग्रह करेंगे तो बीच में के लिए शब्द का, विभक्ति का प्रयोग जरूर होगा। जैसे हम कहें प्रयोगशाला, या हम गौशाला कहें, व्यायामशाला कहें, उसी के अंदर ये शब्द आ जाएंगे। डाक गाड़ी, आराम कुर्सी, मार्ग व्यय, या हम कह सकते हैं राह खर्च। मार्ग व्यय कहें, राह खर्च कहें, या हम कहें देव बलि, या हम कहें रसोई घर। ये सारे शब्द किसके उदाहरण माने जाएंगे? संप्रदान तत्पुरुष के। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि जब हम इनका विग्रह करेंगे तो बीच में के लिए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे प्रयोगशाला का अर्थ क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला, शाला यानी कि घर, किसके लिए? प्रयोग के लिए। गौशाला है तो गायों के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी।
यानी कि वो कुर्सी आराम की नहीं है, लकड़ी या लोहे की है, लेकिन किसके लिए है? आराम के लिए है। मार्ग व्यय, तो इसका विग्रह हम क्या करेंगे? मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। देव बलि, देव के लिए बलि। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक शब्द होता है देव बलि, एक होता है पशु बलि। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देव बलि का अर्थ क्या होगा? देव के लिए, यानी कि देवता के लिए बलि। एक होता है पशु बलि। पशु बलि का क्या होगा? पशु के लिए बलि नहीं होगा, पशु की बलि, वो इसका उदाहरण नहीं माना जाता। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो हर एक शब्द के अंदर क्या है? हर शब्द का विग्रह करते समय के लिए शब्द विभक्ति का प्रयोग जरूर हुआ है। तो और ये जो विभक्ति है वो किसकी है? कारक की है, जिसको हम क्या क्या कह सकते हैं? परसर्ग कहें, कारक चिन्ह कहें, विभक्ति चिन्ह कहें, सबका मतलब एक ही है। तो ये हमने 3 पॉइंट किए हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। को, से या के द्वारा, के लिए, ये इनकी विभक्ति है। चौथा पॉइंट अब हम दोबारा देखते हैं। आगे देखते हैं चौथा, यानी कि अपादान। अपादान तत्पुरुष के अंदर क्या होगा? अपादान चौथा पॉइंट हमारा होगा, यानी कि अपादान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति क्या होती है? से, ए लगाव। अब एक बात देखिए, से जो विभक्ति थी वो किसकी? कर्ण तत्पुरुष की भी थी, और से यहाँ भी है। अब यहाँ जो मेन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझने की बिल्कुल बारीकी से ज़रूरत है, वो क्या है? वहाँ से का अर्थ क्या था? से या के द्वारा। क्योंकि बच्चों कर्ण का अर्थ क्या है? एक कर्ण ये है, एक कर्ण ये है। इस कर्ण का अर्थ होता है कान, और इस कर्ण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम, यानी कि जिसको हम मीडियम बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? साधन या माध्यम, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। यानी कि ये काम किसके द्वारा किया गया है? जैसे हमने कहा था हैदराबाद, तो हैदर के द्वारा आबाद। लेकिन यहाँ हम बात क्या करेंगे? आ लगाव की, यानी कि जुदाई बोलते हैं, बी लगाव जिसको बोलते हैं। वहाँ भी से विभक्ति थी किसमें? कर्ण तत्पुरुष में, और यहाँ भी से विभक्ति है किसमें? अपादान में। लेकिन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? से, यानी कि ए लगाव का। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक वाक्य के द्वारा मैं आपको ये बात क्लियर करती हूँ। जैसे हम कहें हम बस से आए हैं। अब ये वाक्य क्या है? हम बस से आए हैं। तो जो आने का जो मीडियम है, माध्यम है, साधन है, वो क्या है? बस है। तो यानी कि ये काम किसके द्वारा हुआ है? बस के द्वारा। तो इस वाक्य के अंदर अगर कारक की बात हो तो कौन सा कारक होगा? कर्ण तत्पुरुष। क्लियर है? तो यानी कि कर्ण कारक होगा। लेकिन मैं कहूँ वह बस से गिर गया, अगर मैं कहूँ वह बस से गिर गया, तो इस वाक्य में अगर कारक पूछा जाएगा तो कौन सा है? तो यहाँ भी विभक्ति से थी, यहाँ भी विभक्ति से है, यहाँ भी बस से था, यहाँ भी बस से है, लेकिन ये कर्ण कारक है, ये कर्ण है और ये अपादान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए लगाव का, एक जुदाई का, एक सेपरेशन का भाव है। यानी कि एक चीज़ कहीं से हट जाए, दूर हो जाए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो अपादान तत्पुरुष के अंदर हम क्या करेंगे? कौन सा? से, यानी कि अलगाव की बात करेंगे। तो कौन से शब्द इसके अंदर शामिल होंगे वो देखिएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने, और इसको कौन सा तत्पुरुष कहेंगे? पंचमी तत्पुरुष। इसको क्या कहेंगे? पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। तो पंचमी तत्पुरुष के अंदर यानी कि अपादान के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कर्ण तत्पुरुष के अंदर एक शब्द लिखा था, रोगग्रस्त, रोग पीड़ित, या हम कहें ऋण युक्त। अभी वही शब्द हम अपोजिट करते हैं। जैसे हम कहें रोग मुक्त, या हम कहें ऋण मुक्त, हम कहें देश निकाला, धनहीन, पथभ्रष्ट, हम कहें पथभ्रष्ट कहें, या हम कहें धर्मभ्रष्ट कहें, धर्महीन कहें,
ये शब्द हैं। तो ये शब्द भी किसके अंदर आ जाएंगे? अपादान के अंदर आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो देखिएगा। रोग मुक्त, तो रोग मुक्त का अर्थ क्या होगा? तो रोग से मुक्त। रोग मुक्त का अर्थ क्या है? रोग से मुक्त। ऋण मुक्त तो क्या हम कहेंगे? ऋण से मुक्त। तो यानी कि ऋण से यानी कि कर्जा से, कर्ज से वो मुक्त है, छूट गया है उसका पीछा। तो वहाँ क्या था? ऋण युक्त करण में, और ऋण मुक्त अगर बात करें तो अपादान में। देश निकाला तो विग्रह क्या बनेगा? देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ यानी कि रास्ते से भ्रष्ट, यानी कि अपने रास्ते से हट गया है। धर्महीन कहें तो धर्म से हीन। जैसे करण तत्पुरुष के अंदर मैंने एक शब्द लिखा था मदांध, मद से अंधा, घमंड से अंधा, यानी कि घमंड उसके अंदर है। लेकिन यहाँ अगर हम शब्द लिखें जन्मांध, तो वो किसका उदाहरण होगा? अपादान का। जन्मांध, जन्मांध का अर्थ क्या होगा? जन्म से अंधा, यानी कि जन्म से ही आंखों से क्या है? ए लगाव है। जन्म से ही अंधा, जन्म से आंध, तो जन्म से अंधा है, जन्म से ही आंखों से क्या है? ए लगाव है, आंखें उसके पास नहीं है। तो ये भी किसका उदाहरण होगा? अपादान का। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। अपादान के बाद बारी आ जाती है हमारी संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है? का के की। का के की। जब हम समास कर रहे हैं तो का के की का ध्यान रखेंगे, लेकिन जब हम संबंध कारक करेंगे तो इसकी विभक्ति रा रे री और ना ने नी भी होती है, बट वो होगी किसमें? कारक में। कौन से कारक में? संबंध कारक में। लेकिन हम संबंध तत्पुरुष समास की बात करें तो यहाँ सिर्फ हम का के की ही बात करेंगे। और ये हमारा कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष, यानी कि छठा पॉइंट है। अब इसके अंदर शब्द कौन से आ जाएंगे वो देखिएगा। जैसे हम कहें गंगा पुत्र, पराधीन, स्वाधीन, राजमाता, लखपति, प्रसंगानुसार, प्रसंगानुसार, या हम कहें राष्ट्रपति, ये शब्द हैं। जैसे तो जैसे गंगा पुत्र है तो गंगा पुत्र का विग्रह क्या होगा? गंगा का पुत्र। गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र। पराधीन, दूसरों के अधीन, यानी कि पर के अधीन। अधीन यानी कि अंडर होना, पर मतलब दूसरे के अधीन। स्वाधीन, सब के अधीन, खुद के अधीन। राजमाता, राजा की माता। लखपति, पति यानी कि रखवाला, स्वामी। लख यानी कि लाखों का स्वामी, लाखों का पति। स्वामी यानी कि रक्षक के रूप में लेके चलिए, पति यानी कि रखवाला, स्वामी, नाथ। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी। क्लियर है बात? तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा? संबंध तत्पुरुष के अंदर। संबंध तत्पुरुष में क्या है? विभक्ति का के की। ऐसे ही शब्दों का हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। जब हम उन शब्दों का विग्रह करेंगे तो बीच में का के की शब्दों का प्रयोग जरूर होगा। जैसे हम कहें राजा की माता, तो की बात हुई है। लाखों का पति, गंगा का पुत्र, पर के अधीन, तो क्या है? देखिए का की के। क्लियर है बात? तो ये कारक की विभक्ति इसके अंदर शामिल हो गई है। अब हम बात करेंगे छठे पॉइंट की हमारी। वो कौन सा होगा? जैसे, हाँ जी, छठा पॉइंट हमारा कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति क्या होती है? में पर। इसकी विभक्ति क्या होगी? में पर। और ये हमारा कौन सा तत्पुरुष होगा? सप्तमी तत्पुरुष।
ये कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष। इसके अंदर कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, यानी कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर विभक्ति, जब हम उनका विग्रह करेंगे तो विभक्ति के रूप में क्या आ जाएगा, में या पर का प्रयोग होगा। कौन से होंगे, जैसे हम कहें कला प्रवीण, कौन से शब्द होंगे, जैसे कला प्रवीण, पुरुषोत्तम, घुड़सवार, डिब्बा बंद, आप बीती, क्लियर है। तो अब देखते हैं और कौन से शब्द आ जाएंगे जैसे इसके अंदर, अब विग्रह करके देखते हैं इनका। कला प्रवीण, तो कला प्रवीण का अर्थ क्या होगा, कला में प्रवीण, कला प्रवीण कहे, कला में प्रवीण कहे, यानी कि निपुण कहे, एक ही बात होगी। तो कला में प्रवीण, यानी कि कला में के अंदर वो प्रवीण है, निपुण है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। आप बीती, तो आप पर बीती। यहाँ आपका वर्ड सामने वाला यू नहीं है, आप मतलब खुद पर बीती, स्वयं पर बीती। जैसे हम नहीं कहते कई बार, चलिए आज अपनी आप बीती सुनाते हैं, जिसके ऊपर बीता है वही उसकी आप बीती होगी। तो यहाँ पर अधिकरण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, में और पर, जिसको हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गई होगी बात। अब एक शब्द है, जैसे मैं लिखूं शोक मगन, और एक है शोकग्रस्त, शोक मगन है और शोकग्रस्त। ये दो शब्द मैंने लिखे हैं, दोनों के आगे पहले हमने क्या लिखा है, शोक। लेकिन दोनों विभक्ति के आधार पर, तत्पुरुष समास के उदाहरण रहेंगे, लेकिन विभक्ति के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, विभाजित होंगे। जैसे शोक मगन में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष का कौन सा पार्ट होगा, शोक में मगन, शोक में मगन। शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। में और से दोनों विभक्तियां अलग अलग रहेंगी। यानी कि अगर हम बात करें शोक मगन की, तो वो किसका उदाहरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष का होगा। लेकिन अगर हम बात करें शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त, शोक से यानी कि के द्वारा। तो जो ये शब्द है शोक से ग्रस्त, इसमें कौन सा समास होगा, शोक से या के द्वारा। तो किसके अंदर जाएगा, करण तत्पुरुष के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें शोक मगन की, तो वो शोक मगन किसके अंदर जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष के अंदर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी शब्द ये नहीं है एक ही शब्द के अंदर दो आगे पद एक जैसे हैं तो विभक्ति भी सेम होगी, वो दोनों विभक्तियां अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये हमने किया तत्पुरुष समास के 6 पार्ट, यानी कि जिसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कर्ता को छोड़कर, और लास्ट में जो हमने संबोधन है उसको छोड़ दिया था। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो कर्ता हो चाहे संबोधन हो, दोनों ही एक वाक्य के अंदर होते हैं, शब्द के अंदर नहीं होते। और समास के लिए किसकी आवश्यकता है, 2 पदों की, ना कि एक वाक्य की। तो समास के, तत्पुरुष समास के ये पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तत्पुरुष समास का एक और भेद है जिसको हम कहते हैं न तत्पुरुष। एक बार उसको भी देखते हैं, वो क्या है। चलिए देखते हैं। तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है न तत्पुरुष समास। वो कौन सा है, इसके अंदर क्या है वो और देखिए। न यानी कि नकारात्मक, नेगेटिव। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी, जहां पहला पद नकारात्मक हो, या आप कह सकते हो निषेधात्मक हो, जहां नहीं की आवृत्ति हो। जहां पहला पद नकारात्मक हो वहां न तत्पुरुष समास होता है।
नए तत्पुरुष समास होता है। जहाँ पहला पद नकारात्मक हो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे अव्ययभाव समास की पहचान थी यथा, हर, भर, प्रति, उसी प्रकार नए तत्पुरुष समास की भी कुछ पहचान है। वो कौन सी हैं? जैसे अ, ना, गैर, ये शब्द है। किसी शब्द के साथ ए आ जाता है, ना आ जाता है, गैर आ जाता है या अन आ जाए तो वो किसके अंदर जाते हैं? नए तत्पुरुष समास के अंदर। कैसे? जैसे ऐसे शब्द क्या बनता है? अप्रिय। अप्रिय का अर्थ क्या है? प्रिय नहीं है। विग्रह क्या बनाएंगे? न प्रिय। अप्रसन्न, अप्रसन्न का मतलब क्या है? न प्रसन्न, यानी कि मैं प्रसन्न खुश नहीं हूँ। नापसंद का मतलब क्या होगा? जैसे ना शब्द से कौन सा बनेगा? यानी कि इन शब्दों के आगे जिस शब्द के आगे ये उपसर्ग के रूप में काम करे। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है, एक नकारात्मक उपसर्ग लगाया जाए। एक इस तरह से भी आप कह सकते हो। ए है, ना है, गैर है और अन है। नापसंद, इसका विग्रह हम क्या करेंगे? न पसंद, यानी कि पसंद नहीं है। नासमझ, तो ना समझ का मतलब क्या? न समझ, यानी कि समझ नहीं है। नालायक, न लायक, तो वो लायक नहीं है। आगे शब्द हमारा है जैसे गैर। तो गैर से कौन से शब्द बनते हैं? जैसे हम कहें गैर हाजिर, जैसे हम कहें गैर हाजिर, तो गैर हाजिर का मतलब क्या है? न हाजिर, यानी कि हाजिर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। गैर कानूनी, तो न कानूनी। गैर वाजिब, न वाजिब। तो इन शब्दों के अंदर क्या होगा? गैर का अर्थ क्या होगा? न, यानी कि नहीं है। आगे हम देखते हैं जैसे अन। अन से शब्द बनता है जैसे अनपढ़, अनहोनी, या हम कहें अनुपस्थित। अब ये शब्द देखिए, अनपढ़। अनपढ़ का अर्थ क्या होगा? न पढ़ा, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनहोनी, न होनी, यानी कि ऐसी घटना जो नहीं होनी थी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? किसके अंदर माना जाएगा? नए तत्पुरुष समास के अंदर उसको हम लोग शामिल करेंगे। या जैसे मैं कहूँ गैर हाजिर है, गैर वाजिब, गैर कानूनी, कितने भी शब्द हों, अन से एक शब्द और बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अनुपस्थित। अनुपस्थित में उपसर्ग का चयन करें, अनुपस्थित में उपसर्ग का चयन करें। और बच्चे भाग कर निशान किस पे लगाते हैं? जहां अनु लिखा होगा, जो कि आंसर के रूप में गलत होता है। अनुपस्थित में अनु उपसर्ग नहीं होगा, ना ही यहाँ अनु है। अब देखिए, अगर यहाँ अनु होगा तो समास कौन सा बन जाएगा? अव्यय भाव, क्योंकि अनु जो पहचान है वो किसकी है? अव्यय भाव की है। लेकिन अनुपस्थित में, या हम कहें अनुतीर्ण, इनका एक बार विग्रह करके देखते हैं, इनके टुकड़े बनाकर देखते हैं। अनुपस्थित लिखें या अनुतीर्ण, ये दो शब्द हैं। अब इनके अंदर उपसर्ग पूछा जाए या इनको अलग करना है या संधि विच्छेद कहें, तो बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में एकदम क्या दिख रहा है? अनु, जो कि मिस्टेक का कारण बनता है। लेकिन इनका विग्रह करके देखिए, जैसे हम कहें अनुपस्थित, तो अन प्लस उपस्थित दो शब्दों से मिलकर जरूर बना है, उपसर्ग के रूप में जरूर काम किया है, लेकिन अनु ने नहीं, अन ने। ने के नीचे हम क्या लगा देंगे? हलंत, यानी कि ये शब्द क्या है? आधा। जब हलंत वाले शब्द के वर्ण के साथ आगे मात्रा जुड़ेगी तो वो उसको कंप्लीट कर देगी। तो अन प्लस उपस्थित तो क्या बन जाएगा? अनुपस्थित बन जाएगा। उसी तरह अनुतीर्ण, अन प्लस उत्तीर्ण तो क्या बन जाएगा? अनुत्तीर्ण, क्योंकि न के नीचे फिर क्या है? हलंत, और हलंत के साथ अगर ऊ की मात्रा जुड़ेगी, एक सिंपल सी बात है, जब कोई वर्ण यानी कि जो व्यंजन है जिसके नीचे हलंत लगता है उसके साथ कोई स्वर जुड़ेगा या मात्रा जुड़ेगी तो वो उसको कंप्लीट करता है, पूरा वर्ण वो बन जाता है। तो अन प्लस उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अन प्लस उपस्थित तो क्या बन जाता है? अनुपस्थित। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। इसके अंदर हमने क्या देखा? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के जो बीच की विभक्ति है, जब हम समास को जोड़ते हैं तो दोनों पदों के समास के दोनों पदों के जो बीच की विभक्ति है, जिसको हम क्या कहते हैं? परसर्ग
कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं उसका लोप हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाती है। कारक के 8 भेद हैं, लेकिन उन्हीं कारक की विभक्तियों को हमने तत्पुरुष समास में सिर्फ 6 किया है। पहला और 8वां हमने छोड़ दिया है, तो आपको पता चल गया होगा क्यों छोड़ा है, क्योंकि पहला और 8वां यानी कि कर्ता और संबोधन एक वाक्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं और समास के अंदर वाक्य नहीं, पदों की आवश्यकता होती है। और ये तत्पुरुष समास का लास्ट पार्ट है, यानी कि उपभेद है। आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।